जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं हिंदी के टॉप यहाँ पर 50 एमसीक्यू बताने वाले हैं, और यही जो आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर देखिए 20 में 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इनसे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इसका पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा। पूरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो अच्छे से वॉच करना। 50 क्वेश्चन है, सभी आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखना और कमेंट जरूर करना कि 20 में से आपको कितने राइट आंसर मालूम थे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, तैयार करके जाना। और ये भी बताऊंगा वीडियो के आखिर में इसका पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार हैं, नहीं। उसके बाद में यहाँ पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं, ये भी गलत है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। उसके बाद में त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह, ये भी गलत है। तो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। क्या है जो हमारा ध्रुव स्वामिनी, ये जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। तो राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। सभी आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो को देखना। एक एक जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर सभी से ये लिए हैं, तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगला, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध कवि हैं। उसके बाद में ममता जयशंकर प्रसाद का यहाँ पर का एक महाकाव्य है। उसके बाद में गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है कि झांसी की रानी के लेखक उपेंद्रनाथ अश्क हैं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। गोदान जो है प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी वाला इसमें भी हो जाएगा। और अगला पूछा गया यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछा गया चिंतामणि निबंध संग्रह है किसका? रामचंद्र शुक्ल की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, यशपाल की, जैनेन्द्र। तो देखिए जो चिंतामणि निबंध संग्रह है ये किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखिए यहाँ पर पूछा गया है, अगला यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं कौन है? धर्मवीर भारती हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं कि अज्ञे हैं कि लाश चंद्र जोशी। तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो बहुत सिंपल सा है, धर्मवीर भारती जी हैं। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। चौथे का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला यहाँ पर देखिए पाँचवा क्वेश्चन कौन सा है कि यहाँ पर देखिए गबन उपन्यास है। जो गबन है ये किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद का कि अज्ञेय का कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कि प्रेमचंद का। तो देखिए जो गबन है ये उपन्यास किसका? प्रेमचंद जी का है। राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। राइट आंसर पांचवें का डी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया देखिए यहाँ पर जो हमारा आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? जो हमारी आंधी और प्रतिध्वनि ये किस विधा की रचना है? कहानी है कि उपन्यास है कि निबंध है कि काव्य है? तो देखिए ये दोनों हमारी यहाँ पर कहानी हो जाएंगी। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। यहाँ पर कितना? छठे का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए पूछा गया कि सही विकल्प का चयन करिए। यहाँ पर ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता भगत शरण उपाध्याय हैं कि ये वाला होगा कि यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार से जरूर पूछा जाएगा। इसमें अगला है राहुल सांकृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्टाज है, भी गलत है। कलम का सिपाही एक जीवनी विधा है, विचार विथी रामचंद्र शुक्ल का संपादित। यहाँ पर क्या है जो संपादित, ये क्या है? यहाँ पर रिपोर्टाज है। तो देखिए ये राइट आंसर नहीं हो जाएगा। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। कलम का सिपाही जीवनी विधा है, ये किसकी? अमृत राय की है। राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला पूछा गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है यहाँ पर? घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? यहाँ पर मोहन राकेश की, राहुल सांकृत्यायन की, धर्मवीर भारती की, अज्ञेय। तो देखिए जो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है यहाँ पर? तो राहुल सांकृत्यायन जी हो जाएगा, बी वाला इसका राइट आंसर। और देखिए जो ये यात्रा व्रत है ये भी ध्यान रखना, ये यात्रा व्रत विधा ये भी पूछा जा सकता है। तो ये यात्रा व्रत विधा मानी जाएगी। अगला है हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा कितनी है? जो हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा कितनी? 1919 से 1920, ये तो होगा नहीं। 1919 से 1938 ईस्वी तक है। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। क्या होगा? 1919 से 1938 ईस्वी तक ये शुक्ल युग की समय सीमा मानी जाती है। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो परीक्षा गुरु है हिंदी का प्रथम उपन्यास भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इंशाअल्लाह खां होगा कि लाला श्रीनिवास दास होगा कि प्रेमचंद होगा कि सदा सुखलाल। तो देखिए परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो यहाँ पर लाला श्रीनिवास दास होगा, दस नहीं दास होगा। यहाँ पर राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। और ये हिंदी का प्रथम उपन्यास भी है।
अगला यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया कि पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। यहाँ पर देखिए मथुरानाथ शुक्ल की, लल्लू लाल की, सदल मिश्र की, इंशाअल्लाह खान। तो देखिए पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है, तो मथुरानाथ शुक्ल जी हैं। राइट आंसर ए वाला इसका हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पूछा गया यहाँ पर कि जो हमारे यहाँ पर रामचंद्रिका के रचयिता कौन, तुलसीदास की, केशवदास की, मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद। देखिए इसमें रामचंद्रिका तो आप लोगों बहुत ज़्यादा सभी लोगों को पता होगा कि ऐसे यहाँ पर तुलसीदास, लेकिन ये गलत आंसर है। देखिए जो रामचंद्रिका के रचयिता कौन है, तो ये केशवदास जी हैं। राइट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा। और कमेंट में ज़रूर बताते चलना कि आपको कितने राइट आंसर मालूम है। अगला यहाँ पर देखिए पूछा गया कि द्वापर के रचयिता हैं कौन, महादेवी वर्मा की, मैथिली शरण गुप्त की, सुमित्रानंदन पंत की, यहाँ पर अज्ञे। तो देखिए मैथिली द्वापर के रचयिता कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में यहाँ पर अगला सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम क्या था, गोसाई दत्त था। ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन है। अगला यामा किसकी रचना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंदन पंत की, महादेवी वर्मा की, निराला। देखिए जो यामा है ये किसकी रचना है, तो ये यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की रचना है। बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध रचना है, ये भी ध्यान रखना है। अगला है बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। जो बिहारी सतसई है, जो बिहारी लाल की एकमात्र रचना है जो पूछी जाए तो बिहारी सतसई है। और बिहारी सतसई के यहाँ पर जो दोहों की संख्या कितनी है, तो 719 है। जो 719 ऑप्शन में ना हो और 723 हो तो वही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सबसे ज़्यादा 719 ही इसका राइट आंसर मालूम माना जाता है। तो अगला यहाँ पर भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भगवती चरण वर्मा होगा कि यशपाल की, प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद। तो इसका भी राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा जी हो जाएगा। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ठूठा आम के लेखक कौन है, तो इसमें देखिए भगवत शरण उपाध्याय होगा कि यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए ठूठा आम के लेखक कौन है, तो ये भगवत शरण उपाध्याय जी। राइट आंसर ए वाला इसमें भी हो जाएगा। अगला पूछा गया सेवा सदन उपन्यास है ये किसका है, जो सेवा सदन उपन्यास है ये किसका है। और इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो सेवा सदन ये किस विधा पर आधारित है, तो ये देखिए उपन्यास विधा इसमें लिखा भी है। और ये किसकी मतलब ये इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर ये प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा। अगला हंस पत्रिका के संपादक कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। एक हंस पत्रिका हो गई और एक यहाँ पर और एक और पत्रिका पूछी जाती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद इसके हैं, जो हंस पत्रिका के संपादक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया द्वापर के रचयिता कौन है, महादेवी वर्मा की, मैथिली शरण गुप्त की, सुमित्रानंदन पंत की, अज्ञे। तो देखिए इसके रचयिता भी यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएगा। अगला यहाँ पर कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जयशंकर प्रसाद की, यहाँ पर गिरिजा कुमार माथुर की, हरिवंश राय बच्चन की, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत जी हो जाएगा। राइट आंसर कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी हो जाएगा। अगला है यहाँ पर अज्ञेय, जो यहाँ पर है ये किसकी रचना है, अज्ञेय की जो रचना कौन है, तो देखिए यहाँ पर कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की, हुंकार भी यहाँ पर है रामधारी सिंह दिनकर की, रश्मिरथी भी क्या है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। लेकिन जो हरी घास क्षण भर पर ये क्या है, ये अज्ञेय जी की रचना है। ध्यान रखना ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 24वां पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम यहाँ पर महाकाव्य माना जाता है। तो देखिए हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य ये पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए सूफी काव्यधारा के कवि हैं, जो सूफी काव्यधारा के कवि कौन है, जयसी की, रैदास की, नानक की, तुलसीदास। तो इसका भी राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, जयसी जी हैं। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया मेरी असफलताएं आत्मकथा किसकी है। देखिए जो यहाँ पर मेरी असफलता है ये आत्मकथा किसकी है, तो ये यहाँ पर किसकी है, यहाँ पर देखिए सी वाला हो जाएगा, बाबू गुलाब राय जी की है। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, बाबू गुलाब राय। अगला यहाँ पर और देखिए जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सभी चीज़ें पर्यायवाची और कुछ व्याकरण के और जैसे संज्ञा, सर्वनाम, ये सभी वाक्य, वाच्य, ये सभी अब बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो सभी मैंने क्वेश्चन लिए हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो हास्य रस का स्थायी भाव आप लोगों को पता होगा, हास होगा, बहुत सिंपल सा है। दो ही रस पूछे जाएंगे, हास रस और करुण रस। इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है और इसके उदाहरण भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखिए इसकी जो स्थायी भाव भी पूछा जा सकता है। अगला यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो देखिए करुण रस का स्थायी भाव शोक है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होगा। ये दो ही रस पूछे जाते हैं।
अगला यहाँ पर विभाव के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो विभाव होता है ये इसके दो भेद होते हैं। कितने होते हैं, दो भेद माने जाते हैं। बहुत सिंपल सा है। अगला यहाँ पर देखिए दिया गया है कि जहाँ पर उपमेय में उपमान का क्या है, यहाँ पर जहाँ पर उपमेय में उपमान की किसी यहाँ पर उपमेय जहाँ पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए वह अलंकार कौन सा होगा, की जाए वहाँ पर अलंकार कौन सा होगा, रूपक की, उत्प्रेक्षा की, अनुप्रास की, यहाँ पर उपमा अलंकार। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया यहाँ पर पीपर पास सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, तो इसमें भी उपमा अलंकार माना जाएगा। जिसके शब्द में कहीं पर उदाहरण में सासी से आ जाए तो समझ जाना वहाँ पर सबसे ज़्यादा, यहाँ पर या फिर बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो समझ जाना वहाँ पर कौन सा होगा, ज़्यादातर यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। ये आप लोग याद कर लेना। अगला चरण कमल बंधो हर्राई में कौन सा अलंकार है, तो देखिए चरण कमल बंधो हर्राई में रूपक अलंकार बहुत सिंपल सा है। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जिसमें उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। बहुत सिंपल सा। अगला रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, देखिए जो रोला होता है इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती, 24 मात्राएं होती हैं। कितनी, 24 मात्राएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर कितना, सी वाला हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया दोहे का उल्टा होता है, जो दोहा होता है इसका उल्टा क्या होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए छंद आपके दो ही पूछे जाएंगे, रोला और सोरठा। तो दोहे का उल्टा यहाँ पर सोरठा होता है। बस सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। अगला यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर उपसर्ग, जो उपसर्ग है आपका क्या है, अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा, अ की, अभि की, आ की, यहाँ पर अप। तो देखिए जो उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना, जिसमें यहाँ पर देखिए कोई भी शब्द हो उसके पहले जुड़ेंगे तो यहाँ पर अभि हो जाएगा। अभि क्या है, पहले जुड़ा है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, यही हमारा उपसर्ग हो जाएगा। कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर अभि हो गया, जैसे कोई उपसर्ग है इसमें कार जोड़ दिया गया तो उपकार बन जाता है। तो ये किसी शब्द के पहले जुड़ना उसको हम उपसर्ग बोलेंगे, और किसी शब्द के आखिरी में जुड़ना उसको हम यहाँ पर प्रत्यय बोलते हैं। जैसे तो है कोई शब्द, यहाँ पर देखिए तो कोई शब्द है, वो प्रत्यय है, इसमें जो हम मह जोड़ देंगे आखिरी में तो जोड़ देंगे तो यहाँ पर महत्व बन जाता है। अगला देखिए अनुग्रह में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें भी यहाँ पर अनु हो जाएगा। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर समास दो ही पूछे जाएंगे, द्विगु और द्वंद्वी समास दोनों ही पूछे जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी बहुत सिंपल सा होता है, जिसमें योजक चिन्ह लगा हो। इस प्रकार से राजा रानी, जैसे माता पिता हो गया, उसके बाद में यहाँ पर और बहुत सारे ऐसे हो गए, तो वहाँ पर क्या होगा, योजक चिन्ह लगा होगा या फिर और का लोप होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, समझ जाना। तो इसमें राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। और जिसमें संख्यावाचक हो, जैसे यहाँ पर सप्तऋषि, नवरत्न, चौराहा, चारपाई, ये सभी क्या हैं, द्विगु समास में आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए त्रिवेणी में कौन सा समास है, जो त्रिवेणी है 3 नदियों का समूह होता है, तो इसमें भी द्विगु समास हो जाएगा। जिसमें संख्यावाचक हो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विगु, और जिसमें योजक चिन्ह लगा हो या और का लोप हो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। अगला है गंगा का पर्यायवाची, इसमें कौन सा है, तो देखिए गंगा का पर्यायवाची यहाँ पर सुरसरिता है, बाकी सरिता, नदी, ये तो अलग अलग, सबके अलग अलग पर्यायवाची हैं। अगला है खीर का तत्सम रूप होगा, तो हमारा खीर का तत्सम रूप क्या होगा, क्षीर होगा। राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा, ना ही ये वाला, ना ही ये वाला, ठीक है। राइट आंसर बी वाला इसका हो जाएगा। अगला भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलेंगे, तो इसके जो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। अब अक्षर कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर अक्षर हो गए, जैसे यहाँ पर भा कोई अक्षर है, आ कोई अक्षर है, तो ये सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई इसी को माना जाता है यहाँ पर। अगला पूछा गया यहाँ पर देखिए 42वां है कि वाक्य के कितने यहाँ पर अंग होते हैं, 3 की, 2 की, 4 की, 5। तो देखिए वाक्य के कितने अंग होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए वाक्य बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 अंग होते हैं, कितने, 2 अंग होते हैं, ये ध्यान रखना। अगला पूछा गया यहाँ पर जो यहाँ पर वाच्य का प्रयोग में जो यहाँ पर वाक्य होता है इसके कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 होते हैं कि 4 की, 5 की, 7। देखिए जो वाच्य होता है इसके कितने भेद होते हैं, तो 3 यहाँ पर भेद होते हैं, ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सा है। अगला पूछा गया कि यहाँ पर संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो नाउन होता है, नाउन जैसे कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, ये सभी क्या है संज्ञा के ये भेद होते हैं, 5 तो भेद होते हैं।
ये आपके यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसमें कौन, कि, तुम, वह, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्नवाचक जिसमें यहाँ पर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन कर रहा है, जैसे कौन, क्या, और ये सभी क्या होते हैं, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम माने जाते हैं। तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा इसका। अगला है 46वां यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा विस्मयादिबोधक अव्यय है। इसमें आपको अव्यय बताना है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा, जिसमें यहाँ पर इस प्रकार से लगा हो वही क्या है, विस्मयादिबोधक ये चिन्ह माना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर यही वाला सी वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। अगला पूछा गया 47वां है कि निम्न में से कौन सा समूह वाचक शब्द नहीं है। इसमें वाचक क्या, समूह वाचक शब्द बता रहा, समूह वाचक शब्द नहीं है। देखिए समूह का मतलब होता है जैसे कोई इकट्ठा चीज़, तो सभा भी क्या है, बहुत लोगों की होती है, दरबार भी बहुत लोगों का होता है। और यहाँ पर देखिए जो हमारा गिरोह होता है ये भी क्या बहुत लोगों का होता है। लेकिन जो भूकंप होता है ये समूहवाचक यहाँ पर नहीं है शब्द, बहुत सिंपल सा है। जिसमें समूह का मतलब होता है जैसे एक से ज़्यादा हो, भूकंप तो अलग ही हो गया। तो राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला है पुस्तक पढ़ी जाती इस वाक्य में वाच्य का कौन सा भेद है। कर्मवाच्य की, भाववाच्य की, कृतवाच्य की, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए कर्मवाच्य हो जाएगा, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा। अगला है यहाँ पर देखिए विधेय के अंतर्गत शामिल है क्रिया की, विशेषण की, कारक की, उपयुक्त सभी। तो देखिए ये सभी होते हैं, राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर आखिरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था। नरहर दास की आत्मा राम दुबे, केशव राय चौबे की रामदत्त सारस्वत। तो इसको कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर आपको लोग कमेंट करना 50वें का राइट आंसर कौन सा होगा, ए होगा कि बी, कि सी, कि डी। कमेंट जरूर करना बिना चीटिंग किए हुए, तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था। तो ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी हैं। और इसका जो PDF नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करिए और इसका PDF नोट प्राप्त कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, सभी ज़रूर तैयार करके जाना, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हैं। तो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।